डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है केमिस्ट्री का एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। दूसरा चैप्टर अध्याय 2 अम्ल, भस्म और लवण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे के क्लासों के लिए भी। जैसा कि हम लोग अम्ल, भस्म और लवण के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले से ही जानते हैं कि अम्ल क्या है, भस्म क्या है और लवण क्या है, लेकिन अब उसके गुणों के साथ थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो अम्ल क्या है? सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि अम्ल जो है वह स्वाद में जो खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। जबकि क्षार क्या, भस्म क्या है? तो भस्म जो है वह पदार्थ होता है जो स्वाद में कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये हम लोग सामान्यतः जानते हैं, लेकिन अब विशेष गुणों के साथ अब हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल जो है वह क्या है और भस्म जो है वह क्या है। तो अम्ल वह पदार्थ है, यानी कि कह सकते हैं कि अम्ल का गुणधर्म। तो अम्ल क्या है? तो अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। उसके बाद अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। उसके बाद अम्ल जो है वह विद्युत का चालन करता है, यानी कि अम्ल का विलयन जो होता है वह विद्युत का चालन करता है, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह होता है अम्लीय विलयन में। कौन सा? तो जलीय विलयन में। अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह होता है। उसके बाद यानी कि विद्युत चालकता होती है उसमें। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चौथा नंबर में, तो अम्ल क्या है? तो अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे हम लोग एक समीकरण लिखते हैं, यानी कि कोई भी धातु जो है वह यदि अम्ल से अभिक्रिया करता है, धातु यदि अम्ल से अभिक्रिया करता है, कोई भी धातु यदि अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वह लवण बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि कोई भी धातु जो है वह अम्ल से अभिक्रिया किया तो क्या बनाएगा? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके वह क्या बनाता है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे हम लोग एक समीकरण के माध्यम से देखते हैं, Zn प्लस H2SO4। Zn एक धातु है, यह एक अम्ल है, यह अभिक्रिया करता है तो यह क्या बनाता है? लवण बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लवण बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इस प्रकार से अम्ल के ये सब जो है विशेष गुण है। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अम्ल क्या है? तो अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब हो गया CO3 और बाइकार्बोनेट का मतलब हो गया HCO3। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्सर्जित करता है? धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है। कौन सा गैस उत्सर्जित करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं धातु के गुण में क्या क्या हो गया? खट्टा हो गया, नीले लिटमस पत्र को लाल करना हो गया, विद्युत चालकता होती है जलीय विलयन में, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि धातु जो है वह क्या करता है? धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो होते हैं वह अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके क्या करता है? धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। जैसे हम एक समीकरण देखते हैं हम लोग इसके लिए भी कि कैसे यह बनाता है धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ। जैसे Na2CO3, यह क्या हो गया? धातु का कार्बोनेट अर्थात सोडियम कार्बोनेट। यह सोडियम कार्बोनेट जो है वह जल से अम्ल से अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया किया? तो अम्ल से अभिक्रिया किया। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया किया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2O
प्लस CO2 गैस उत्सर्जित करेगा। इस प्रकार से हम देख लिए कि CO2 गैस उत्सर्जित कर रहा है यहाँ पे, यह क्या हो गया हमारा CO2 गैस उत्सर्जित किया। तो धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। यह भी जो है धातु का एक विशेष गुण है। अम्ल जो है वह किसी से अभिक्रिया करता है तो अम्ल अगर भस्म से अभिक्रिया किया तो भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है। हम लोग अम्ल के गुण पढ़ रहे हैं तो अम्ल जो है भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। कोई भी अम्ल, जैसे मान लिया जाए कि एक अम्ल लेते हैं हम लोग HCl, एक भस्म लेते हैं NaOH, यह अभिक्रिया किया तो बना लिया NaCl, एक लवण और साथ में जल बनाएगा, लवण और जल। तो इस प्रकार से एक समान अभिक्रिया हुई हमारा, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट। लेकिन अम्ल के साथ ये भी है कि अम्लीय गुण को प्रदर्शित करने के लिए जल की उपस्थिति होना आवश्यक है। जैसे अगर हम HCl का हम अगर शुष्क HCl ले लेते हैं, शुष्क HCl ले लेते हैं तो यह नीले लिटमस पत्र को लाल नहीं करता है। इसके लिए हम लोग एक प्रयोग करते हैं और प्रयोग के माध्यम से देखते हैं कि नीले लिटमस पत्र को वह लाल नहीं करता है। जैसे एक किसी परख नली में हम HCl गैस को लेते हैं और उसको जो है एक जो है किसमें, तो HCl गैस के साथ निकलने वाली जो होती है उस परख नली में हम लोग जो है कुछ मिला देते हैं सोडियम क्लोराइड। जैसे ही सोडियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो यह जो है इसके गुणों, इसके नमी को अवशोषित कर लेते हैं और जैसे ही नमी को अवशोषित कर लेता है तो यह HCl गैस जो निकलता है इसके ऊपर जो है लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा हम लोग प्रयोग में देखे हैं, देख चुके हैं। आप लोग बुक में देखोगे तो एक प्रयोग किया हुआ है जिसमें दिया हुआ है कि शुष्क HCl जो है वह अभिक्रिया नहीं करता है, शुष्क HCl जो है वह लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं दिखाता है। और इस प्रयोग से हमें यह पता चलता है कि अम्लीय गुण दिखाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है, तो हमें जरूरत पड़ता है आर्द्र, यानी कि अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, विद्युत चालकता इसमें होती है, यह जो है धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब अभिक्रिया करता है अम्ल के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। उसके साथ एक और देखते हैं कि यदि कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करता है तो उस स्थिति में लवण और जल बनाता है, जिसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्लीय गुण दिखाने के लिए किसी भी अम्ल को आर्द्र होना चाहिए, उसमें जल की मात्रा उपस्थित होनी चाहिए, जिसके लिए एक प्रयोग है जो प्रश्न एक आता है कि शुष्क HCl गैस जो है वह अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों? आप लोग इसको देख लोगे थोड़ा बुक में। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट तनुकरण। तनुकरण क्या है? डाइल्यूशन। तो देखते हैं कि जल में अम्ल या क्षारक को मिलाने पर, अम्ल को या क्षारक को, क्षारक मीन्स भस्म के जलीय विलय, क्षारक को मिलाने पर उसके आयन सांद्रता में, यानी कि उसके आयनन में प्रति इकाई आयतन में, आयन सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? इस प्रक्रिया को कहेंगे तनुकरण। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तनुकरण कहेंगे, डाइल्यूशन कहेंगे, तनुकरण कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। जल में
अम्ल या क्षारक को मिलाने पर उसके आयनन सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में, यानी कि प्रति इकाई आयतन में उसके आयनन सांद्रता में जो कमी होती है उसको हम लोग कहते हैं तनुकरण। प्रक्रम को कहते हैं तनुकरण। जल में अम्ल या क्षार को मिलाते हैं, क्योंकि जब जल में क्षार या अम्ल को मिलाते हैं तो क्या होगा, क्षारीय गुण या अम्लीय गुण का कमी होगा, और कमी होगा, इसी क्रिया को हम लोग क्या कह रहे हैं, तनुकरण कह रहे हैं। तो इस प्रकार से तनुकरण क्या है, तो जल में अम्ल या क्षारक को मिलाने पर उसके आयन सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में जो कमी हो जाती है उसी को हम उस क्रिया को हम लोग तनुकरण कहते हैं। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल क्या है, तो प्रबल अम्ल वह अम्ल है जिस अम्ल को जल में पूर्णतः आयनित होते हैं। जो अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उस अम्ल को हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। वह अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, जैसे HCl क्या होता है, H प्लस आयन और प्लस Cl माइनस आयन में विभक्त हो जाते हैं। यानी कि इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन पूर्णतः अलग हो गए। इस प्रक्रिया के कारण जो है हम कहते हैं कि प्रबल अम्ल है। कौन है प्रबल अम्ल, तो HCl एक प्रबल अम्ल है, क्योंकि HCl जो है, HCl का कैसा होगा, एक्वस होगा, जलीय विलयन होगा। तो इस जलीय विलयन में से हाइड्रोजन आयन पूर्णतः अलग हो जाते हैं, इसलिए ऐसे अम्ल को हम लोग क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे। इसी की जगह हम लोग देखते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल का मतलब क्या हो गया, वीक एसिड। तो वीक एसिड वैसा एसिड होता है, यानी कि वैसा अम्ल होता है जिसमें पूर्णतः जो है हाइड्रोजन आयन जो है अलग नहीं होते हैं, आंशिक रूप से अलग होते हैं। जब आंशिक रूप से अलग होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहेंगे, यानी कि हाइड्रोजन आयन पूर्णतः अलग नहीं होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं CH3COOH, CH3COOH मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल जिसको बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल है। और यह एथेनोइक अम्ल में, जिसको हम लोग एसेटिक अम्ल के भी नाम से जानते हैं, यह जो है इसका जलीय विलयन को हम लोग देखते हैं तो यह क्या करता है, CH3COO का माइनस आयन और प्लस H प्लस आयन, इस तरह से यह दो भागों में टूट जाता है, जिसे हम लोग जो एसिटेट अम्ल बोलते हैं इसको, प्लस हाइड्रोजन आयन। यानी कि इस स्थिति में देख रहे हैं कि एक ही हाइड्रोजन जो है वह अलग हुआ आंशिक रूप से, 3 हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन का पूर्णतः जो है वियोग नहीं होता है। इस स्थिति में इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे हम लोग दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल जिसमें हाइड्रोजन आयन पूर्णतः अलग हो जाते हैं, दुर्बल अम्ल का मतलब हो गया जिसमें हाइड्रोजन आयन पूर्णतः अलग नहीं होते हैं। अब जो है अम्ल का उपयोग जो है खनिज उद्योग में अम्ल का उपयोग बहुत अधिक है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह 3 अम्ल जो है जिसे हम लोग खनिज अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल उर्वरक को बनाने में, पेंट को बनाने में, रंजक को बनाने में, पेंट बनाने में, रंजक बनाने में, उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ बनाने में, प्लास्टिक के निर्माण में, प्लास्टिक उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। अनेक प्रकार के पदार्थों को संश्लेषण में भी, निर्माण में भी यह जो है एक सहायक पदार्थ के रूप में भूमिका निभाता है। डिटर्जेंट में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, डिटर्जेंट जिसको हम लोग अपमार्जक कहते हैं, उसके निर्माण में भी अम्ल का उपयोग होता है। इसके अलावा कार बैटरी, जिसको हम लोग कहते हैं गाड़ी का बैटरी बनाने, अम्ल बैटरी के रूप में भी इसका उपयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का बहुत ही अधिक उपयोग होता है। इसी तरह से नाइट्रिक अम्ल का उपयोग, ये था सल्फ्यूरिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग क्या होता है, तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, रंजक बनाने में और प्लास्टिक उद्योग में होते हैं बहुत अधिक मात्रा में। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग जो होता है वह उर्वरक बनाने में, रंजक निर्माण में या प्लास्टिक उद्योग में या विस्फोटक पदार्थ बनाने में अत्यधिक मात्रा में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्टील के वस्तुओं में उसके जो है
ऑक्साइड फिल्म को हटाने के लिए, उन पर कलई करने से पहले जो है उस पर कुछ जो अशुद्धि रहती है उसको हटाने के लिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। रंजक सामानों को बनाने में, खाद्य पदार्थ और चर्म उद्योग में भी HCl अम्ल का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से खनिज अम्ल हम लोग के पास 3 है, H2SO4, HNO3 तथा HCl। और ये तीनों खनिज अम्ल के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं खनिज अम्ल। और यह खनिज अम्ल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है खनिज अम्ल, क्योंकि इसके बहुत ही अधिक उपयोग है। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तीनों अति महत्वपूर्ण जो है वह अम्ल के रूप में जाना जाता है। यह बहुत ही मजबूत अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है यह। इस प्रकार से हम लोग अम्ल के गुणों के बारे में पूरी तरह से अध्ययन किया।